हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक वाइड। तो आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह फिफ्थ सेमेस्टर की सिलेबस है। जैसा कि जो भी एकेटीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे या फिर और भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, उनके ये कहीं पे सेकेंड ईयर में भी ये सिलेबस है, कहीं पर थर्ड ईयर में भी ये सिलेबस है। तो ओवरऑल हमारा जो कंसेप्ट है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट को अच्छे से समझना विथ जीरो टू हीरो। ठीक है, मतलब बिगनियर से हम लोग एडवांस लेवल पे समझेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। और हम फिर लास्ट में एट द लास्ट यूनिट हमारा ये मोटो होगा कि हम अपने हमारा जो एनालिसिस है इंटीग्रेटेड सर्किट का वो बेहतर होना चाहिए। कि कोई भी अगर हमें सर्किट अगर हमें दे रहा है तो हम उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाए, हमें उसमें कहीं से कोई दिक्कत ना आए। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स है वो भी हम समझेंगे, जिससे आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो उससे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसा डिवाइसेस है जिसमें जितने भी सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको सिंगल चिप में फैब्रिकेट किया जाता है, मतलब इंटीग्रेट किया जाता है। देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। और इसका जो माइलस्टोन था वो ये था कि हमें क्या करना है, एक सिंगल चिप में अपने सर्किट के सारे कंपोनेंट को क्या करें, इंटीग्रेट करें, उनको क्या बनाए, एक कंपैटिबल बनाए। ठीक है, हम अपने हिसाब से। देखो होता क्या था ना कि जब नया नया सर्किट्स हमारे इवोल्यूशन में आया तो क्या होता था, जो सर्किट्स होते थे उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते थे। कोई भी डिवाइसेस जब बनता है उसमें सर्किट्स में बहुत उसके सर्किट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड ऑन होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर इंटीग्रेटेड सर्किट के इवोल्यूशन से पहले जो हमारा डिवाइसेस होता था ना वो क्या हो जाता था, काफी बल्की हो जाता था, हैवी हो जाता था। मीन्स कि उसमें इतने सारे एक्सटर्नली सर्किट्स ऐड ऑन किए जाते थे जिससे हमारा डिवाइस क्या हो जाता था, हैवी हो जाता था। तो फर्दर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में तो एक एरा आया जिसमें ये सोचा गया कि क्यों ना हम जितने भी हमारे सर्किट्स हैं जो डिवाइस में यूज होते हैं उसको किसी एक सिंगल चिप में इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो डिवाइसेस है वो क्या कैसा होगा, कंपैटिबल बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट आया इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सर्किट के सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप में क्या हो, इंटीग्रेट हो। ठीक है, तो आईसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक के दुनिया में जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका जो एरा रहा है वो काफी फैसिनेटिंग रहा है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इसको हम लोग आईसी कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यही था कि हम अपने जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको एक छोटे सिलिकॉन चिप में क्या करें, इंटीग्रेट कर पाए, जिससे हमारा जो डिवाइसेस है वो कैसा बने, कंपैक्ट बने, इफिशिएंट बने और अडोरेबल बन सके। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्योंकि अब ये सिंगल चिप में हमारे सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट हो गए हैं, तो इनको वेरियस फील्ड में जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, होम अप्लायंसेस, कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी में इसका एक अच्छे से इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट को फिर दो फर्दर डिवाइड किया गया। एक एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट जो जिसका काम क्या था हमारा, कि एम्पलीफिकेशन करना। ठीक है, एम्पलीफाई करना, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना किसी भी सिग्नल का। और उसके तरफ दूसरा तरफ हमारा क्या आया, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, जहां पर जो आउटपुट हमारे पास आते थे वो 0 और 1 के फॉर्म में आते थे, मतलब बिट फॉर्म में सिग्नल का कन्वर्जन होता था। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं एम्पलीफायर क्या होता है। वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है एनालॉग सर्किट्स का, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने एम्पलीफायर को बहुत ही अच्छे से समझाया है कि एम्पलीफायर होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है एम्पलीफायर के बारे में जानने का, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप ले लोगे ना तो आपका ये वीडियो या फिर आगे का जो सिलेबस है ना
काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कुछ एडवांसमेंट सीखते हैं तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या उसका बेसिक क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पर भी एम्पलीफायर का काम क्या होता है, सिंपली सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना या फिर उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना। ठीक है, मतलब हम अगर वीक सिग्नल इनपुट में भेज रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आउटपुट में। ठीक है, जिसका गेन क्या होता था, जो आउटपुट में हमें मिल रहा है डिवाइडेड बाय हमने जो इनपुट में भेजा है, वही हमारा क्या बताता था, गेन फैक्टर। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी एम्पलीफायर में ये इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या हुआ, एम्पलीफायर का क्या काम होता है, एम्पलीफिकेशन का। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऐसा एम्पलीफायर जिसका काम होता है ऑपरेशन का, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर आपको वेरियस डिफरेंशियल कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैंने बताया था जो सिग्नल्स होते हैं ना, एनालॉग सिग्नल, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशियल कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा ये कंसेप्ट आया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जिसका काम क्या था, कैलकुलेशन परफॉर्म करना। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफन रिफर टू एज ऑप मैम, मतलब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ ऑप मैम भी रेफर करते हैं। और यह फंडामेंटल ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड वाइडली यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। दे आर एनालॉग डिवाइसेस डिजाइन टू एम्पलीफाई वोल्टेज सिग्नल। मैंने आपको बता दिया था ना कि एनालॉग सिग्नल्स वगैरह क्या होता है, ये सारे तो आपको उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट का काम जो होता है वो क्या होता है कि वेरियस सर्किट के जो भी कंपोनेंट है उनको एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना एक सिंगल चिप के अंदर। इससे हमारा डिवाइसेस क्या हो गए, छोटे छोटे बनने शुरू हो गए ड्यू टू द इंटीग्रेटेड सर्किट। इस वजह से इनका वेराइटी ऑफ फील्ड में हमारा क्या होने लगा, वाइडली यूज्ड के तौर पे उभर के आने लगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये भी एक तरीके का क्या है, हमारा एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको हम लोग क्या किसे डिनोट करते हैं, IC 741। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके के एनालॉग डिवाइसेस है। मैंने बोला था इसमें हम लोग एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या है, एक तरीके एनालॉग डिवाइसेस है, जिसको डिजाइन क्या इसलिए किया गया है जिससे वो वोल्टेज सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर सके। ठीक है, तो ओप मैम कैन परफॉर्म, अभी मैंने बताया था कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ये जो कैपेबिलिटी है इस वजह से इनके वेरियस एप्लीकेशन में इनका यूज होता है, इंक्लूडिंग एनालॉग कंप्यूटिंग या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग में। राइट, ऑप मैम आर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ फिल्टर। अभी मैंने बताया था एम्पलीफायर का क्या काम होता है, एम्पलीफाई करना, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना। तो एम्पलीफायर में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको कैपेसिटर का फंक्शन। कैपेसिटर का काम क्या काम होता है कि वो एसी को अलाउ करता है और डीसी को क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो ओपैम भी हमारा क्या है, एक तरीके का एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो इसके पास भी एक कैपेबिलिटी है जिससे यह कुछ रेंज ऑफ बैंडविड्थ को अलाउ करेगा और कुछ रेंज ऑफ बैंडविड्थ को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ओपैम आर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ फिल्टर। तो इस वजह से ओपैम को डिजाइन किस लिए किया जाता है, फिल्टर करने के लिए, फिल्टर डिजाइन करने के लिए ओपैम का यूज किया जाता है। बोथ लो पास एंड हाई पास, मतलब चाहे वो लो पास फिल्टर हो चाहे हाई पास फिल्टर हो, दोनों की डिजाइन में हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज में आता है। और बाय कंबाइनिंग ओप एम्प विथ रेसिस्टर कैपेसिटर यू कैन क्रिएट फील्ड। अभी मैंने बताया था एम्पलीफायर का क्या काम होता है, एम्पलीफाई करना। और अगर इसमें हम अलग से ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और भी एक्टिव कंपोनेंट अगर हम कैस्केड कर दें, इंटीग्रेट कर दें, एड ऑन कर दें, तो हमारा यह क्या हो सकता है, एक फिल्टर बन सकता है, जिसमें कैपेसिटर का क्या काम होता है कि कुछ सिग्नल को, कुछ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करना, कुछ फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक तरीके का फिल्टर बन गया। ठीक है, ओपैम कैन बी यूज्ड एज अ वर्सटाइल डिवाइस। अभी मैंने बताया था कि ओपैम जो एक तरीके का जो
डिवाइसेस है, ये एक तरीके का वर्सटाइल डिवाइस है जिसका हर एक जगह यूज होता है, हर एक एप्लीकेशन में यूज होता है। इसके अलावा डीसी को भी अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमें डीसी करंट को एम्पलीफाई करना है, डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, तो वहां पर भी हमारा ओपैम का यूज होता है। ठीक है, तो ओपैम कैन बी यूज्ड एज अ वर्सटाइल डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू एम्पलीफाई बोथ डीसी एंड AC signals. Okay, op-amp were used to perform mathematical operation. मैंने बताया था कि जिस समय ओपैम का जब इवोल्यूशन हुआ मिड 20 में, तो इसका सिंपल क्या काम था कि कैलकुलेशन परफॉर्म करना, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो उसके बाद इसको क्या किया गया, एक्सटर्नल फीडबैक कंपोनेंट से ऐड किया गया, और वहां पर हमने देखा कि ओपैम को हम लोग वेराइटी ऑफ फील्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, मतलब वेराइटी ऑफ फील्ड में हम लोग इसको ओपैम को यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ओपैम का। तो मैंने बताया था एम्पलीफायर में, अगर आप लोग वो प्लेलिस्ट देखो तो एम्पलीफायर में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इनपुट स्टेज, एक होता है हमारा गेन, दूसरा होता है हमारा आउटपुट स्टेज। ओके, इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, हम अपना सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। गेन क्या होता है, इस पर्टिकुलर जो सिग्नल हमें मिला है हमारे इनपुट में, उसमें क्या होता है, कुछ गेन ऐड होता है। ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ AV, जिसको हम लोग गेन वोल्टेज से डिनोट करते हैं, और फिर वही हमें क्या मिलता है, जो गेन ऐड हुआ होता है गेन में एम्पलीफिकेशन स्टेज में, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अपने आउटपुट पे देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो इन्वर्टिंग है या फिर नॉन इन्वर्टिंग है। ये आगे हम लोग इसी पर्टिकुलर सर्किट में पढ़ेंगे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है। ओके, तो जस्ट लाइक एम्पलीफायर, हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी वही है, उसमें भी 3 स्टेज होंगे। एक होगा हमारा इनपुट स्टेज, दूसरा हमारा होगा एम्पलीफिकेशन स्टेज, और तीसरा हमारा होगा क्या, आउटपुट स्टेज। ओके, इनपुट स्टेज क्या होता है, तो देखो इनपुट स्टेज में पर्टिकुलरली सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। इसके पास 2 टर्मिनल्स होते हैं। देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर आप आइडियल डायग्राम देखो तो उसके पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास इनपुट स्टेज में 2 टर्मिनल्स हैं, एक है इनपुट एंड एक है आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा जो जनरेट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस। इन दोनों टर्मिनल के वजह से हमारा क्या जनरेट होता है, वोल्टेज डिफरेंस, किसमें, तो इनपुट सिग्नल में। और यही वोल्टेज डिफरेंस विद इंक्रीज्ड गेन हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें अपने आउटपुट पे देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगी कि इसका क्या होता है VD, जिसको हम लोग VD से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है V2 माइनस V1। ठीक है, एक हमारा होता है इनपुट टर्मिनल, एक होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, जिसको हम लोग इन्वर्टिंग को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, प्लस से, नॉन इन्वर्टिंग को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस से। ओके, तो हमारे पास इनपुट स्टेज में 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक होते हैं इन्वर्टिंग, एक होते हैं नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का क्या काम होता है कि उसके पास जो इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करना। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का क्या काम होता है कि जो उनके पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल आ रहे हैं उसको एम्पलीफाई करना। तो यहाँ पर इनपुट स्टेज में हमारा क्या हो गया, सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। सेकेंड स्टेज में हमारा होता है गेन। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट स्टेज और एक होता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, तो इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है ना, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसमें क्या होता है, गेन बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाता है, बहुत तेजी से। मतलब जो सिग्नल हमारा अगर 5 वोल्ट का आ रहा है तो हमारा उसमें करीबन जो गेन ऐड होता है, एक आइडियल अगर आप मानो तो जो गेन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो 10⁵ से 10⁶ होता है। मतलब सोचो कि आप लोग 10⁶ के पावर में, 6 के पावर में आप डायरेक्ट अपने सिग्नल को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। इससे क्या होता है ना कि जो जीरो लेवल होता है, जीरो एक्सिस लेवल होता है किसी भी फेज का, वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जीरो को छोड़ के ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर गेन, क्योंकि गेन बहुत ही ज्यादा ऐड हुआ है हमारे इनपुट सिग्नल में, तो इस वजह से हमारा जो वेव है वो क्या कर देता है, जीरो एक्सिस को छोड़ देता है और वो उसके ऊपर चला आता है। इस वजह से अब
क्या होता है हमारे पास, वो एरर क्रिएट हो जाते हैं और एक ऑफसेट क्रिएट हो जाता है, और अगर इसको हम लोग लेवल में नहीं लाएं तो हमें ये डिजायरेबल आउटपुट नहीं देगा। और ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो इनपुट स्टेज है उसमें डायरेक्ट कपलिंग है। डायरेक्ट मतलब क्या है, जो हमारा इनपुट स्टेज का दो जो आउटपुट है वो डायरेक्ट हमारा इंटरमीडिएट स्टेज मतलब हमारे डायरेक्ट गेन से जो कनेक्टेड है, इस वजह से क्या हो जाता है, तेजी से गेन हाई हो जाता है। इस वजह से हमारा क्या हो, एक्सिस लेवल छोड़ देता है और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से हम लेवल शिफ्टिंग स्टेज लगाते हैं, जिसमें हम वापस से जो एक्सिस लेवल जिसने छोड़ा है उसको वापस से हम लोग कहाँ लाते हैं, जीरो लेवल पे लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वापस से जीरो लेवल पे आया हमारा फेज, हमारा वेव फॉर्म, एंड देन ये जो आउटपुट आया वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वी आउट पे। आउटपुट स्टेज का क्या काम है कि जो हमें गेन फॉर्म में मतलब गेन के तौर में इंक्रीज होके जो हमारा सिग्नल आया है हमारे पास, वो हमें कहाँ देखे, आउटपुट स्टेज में। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई हो। ओके, तो इसका जो एक सिंपल छोटा सा आइडियल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो मैं बता देती हूँ, कि जो हमारा वी आउट है, हमने बताया था गेन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, कि आउटपुट पे जो हमें मिल रहा है डिवाइडेड बाय जो हमने इनपुट पे दिया है। ठीक है, तो वी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इंटू वी आई एन, जो हमने इनपुट पे दिया। गेन हमारा क्या है यहाँ पर, ए वी। ओके, अब वी आई एन क्या है, अभी मैंने बताया था वी आई एन क्या, वोल्टेज डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक है इन्वर्टिंग दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग। तो जो हमारे पास इनपुट सिग्नल मिलेगा वो उसमें क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वीडी से, इसको हम लोग वी टू माइनस क्या कहेंगे, वी वन। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस है, तो हमारे पास जो सिग्नल आता है वो किस फॉर्म में आएगा, वोल्टेज डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो वी आउट इक्वल टू ए बी इंटू वी डी, वी डी मतलब वी टू माइनस वी वन। ठीक है, या फिर इसको ए बी इंटू वी डी कह दो। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस। अब हम इसका देखते हैं आइडियल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, उसको अभी अच्छे से समझना, आगे उसका काम होगा। ठीक है, तो हमारा एक आइडियल एम्पलीफायर था जिसका मैंने आपको एम्पलीफायर में पढ़ा रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाके देख लेना। ठीक है, उसके पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इनपुट रेसिस्टेंस, एक होता है आउटपुट रेसिस्टेंस, और एक हमारा क्या होता है, गेन। राइट, एक होता है हमारा गेन। ये हमारा क्या है, एक आइडियल एम्पलीफायर का डायग्राम है, जिसमें मैंने बताया था जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी, और आउटपुट हमारा क्या होता है, जीरो। ये किस केस में है, वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ये सब समझ नहीं आ रहा है तो उस प्लेलिस्ट में आप 3 या 4 वीडियो है, उसको अगर आप लोग अच्छे से देख लोगे ना तो गारंटीड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा ये कंसेप्ट है, तो हम हमारा एक आइडियल ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, कि उसका जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। राइट, तो हमारा सर्किट डायग्राम हमारा ये है, जस्ट लाइक आप देख लोगे, देख सकते हो कि यही एम्पलीफायर हमारा क्या है, कनेक्टेड है। और एक्सटर्नली क्या कनेक्ट होता है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जिसको हम लोग पॉजिटिव, अगर पावर सप्लाई है तो उसको वीएस हम लोग डिनोट करते हैं, और अगर निगेटिव है तो उसको हम लोग निगेटिव पावर सप्लाई कहते हैं। अक्सर ये जो निगेटिव पावर सप्लाई है वो हमेशा ग्राउंडेड होता है। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन के लिए, कोई भी डिवाइस को रन करने के लिए हम लोग एक्सटर्नली पावर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिसको कनेक्ट किससे किया जाता है, वीएस से। ठीक है, वीएसएस कह लो। तो हमारा क्या होता है, मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों टर्मिनल के बीच में नहीं फ्लो करेगी, नहीं करती। अगर हम इसको एक्सटर्नली जोड़ दें किसी सोर्स से, सोर्स करंट से अगर हम जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी है रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो हमारा इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ से कनेक्शन क्या हो गया है, कट गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ जीरो वैल्यू है, यहाँ भी जीरो वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल, वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो गया, जीरो। जब हम ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो वोल्टेज टर्मिनल है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ना कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो।
यही हमारा क्या होता है, ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इसको हम लोग कहते हैं। ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने अभी इसको समझा दिया आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारा होता है वीएस जो होता है पावर सप्लाई, एक होता है वीसीसी जिसको कहते हैं हम, जो अक्सर क्या होता है ग्राउंडेड होता है। एक हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, जहां पर हमें आउटपुट देखने को मिलता है। और एम्पलीफायर के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, आर इन इनपुट रेसिस्टेंस, आर आउट आउटपुट रेसिस्टेंस, गेन, ठीक है। ये हमारा हो गया एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसी को हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या 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 है। तो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट किया किससे किया जाता है, ट्रायंगुलर सिंबल से। और इसके पास दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हमारा इन्वर्टिंग, दूसरा हमारा होता है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। इन्वर्टिंग हमारा क्या होगा, माइनस, और नॉन इन्वर्टिंग हमारा क्या हो गया, प्लस। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है माइनस निगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, निगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये होता है माइनस प्लस। अब है हमारा इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट। तो इन्वर्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टिंग हो गया, ये नीचे वाला हमारा क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया। सिंपल याद रख लेना, निगेटिव मतलब इन्वर्टिंग, पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, उल्टा समझ लेना। की कैरेक्टरिस्टिक इज द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द, मैंने भी बता दिया था ना, वी आउट इज इक्वल टू क्या होता है, ए वी इंटू वी टू माइनस वी वन। कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है, जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो डिफरेंस बिटवीन इनपुट वोल्टेजेस के, ओके। एम्पलीफिकेशन हमने बताया था, गेन का वैल्यू जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो मैक्सिमम 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 के बीच होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ओप एम्प आर डिजाइन टू एम्पलीफाई वोल्टेज डिफरेंस। तो ओप एम्प को डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि जो टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है सिग्नल में, उनको क्या करना है, एम्पलीफाई करना, ठीक है। ऑफन एक्सीडेड बाय 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 6, मतलब जो हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, जो सिग्नल्स हमें मिल रहा है वोल्टेज डिफरेंस के फॉर्म में, उसको हाई मतलब 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 6 से इंक्रीज कर देना उसके, उस पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस वाले इनपुट सिग्नल को, और उसको हमें आउटपुट पे दिखाना। सिंपली मानो ना कि जो हमारा आउटपुट होता है ना, जो वो डायरेक्टली 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 से इंक्रीज हो जाता है। इनपुट सिग्नल में जो भी हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है वो डायरेक्ट हमें आउटपुट पे 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 6 से इंक्रीज होके मिलता है, मतलब इतना ज्यादा उसमें सिग्नल में के एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाता है। अब है हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें एक कंसेप्ट होता है ना, एक ओपन लूप और एक क्लोज लूप का। अब मैं बताती हूँ वो क्या है। मैं इसको देखो हमारा यहाँ पर क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, अपने आउटपुट को डायरेक्ट फिर से हमने अपने इनपुट टर्मिनल से, मतलब जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, अगर उसको हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हम फिर से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, क्लोज लूप। और अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो हमारा क्या है, ओपन लूप है। ओपन लूप की वजह से हमारे पास गेन जो आता है ना वो बहुत हाई हो जाता है। तो ओप एम्प ऑपरेट्स इन, तो मैंने बताया था ज्यादातर जो ऑपरेशन होता है वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में होता है, जहां पर कोई भी फीडबैक नहीं होते हैं, मीनिंग कि आउटपुट इज सिंपली एम्पलीफाइड डिफरेंस बिटवीन इनपुट। मतलब जो हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है मेरे इनपुट में, उसको डायरेक्टली एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट पे देखने को मिलता है, उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता। क्योंकि मैंने एम्पलीफायर में बताया था कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एक तरीके का ऐसा कंपोनेंट्स है जो क्या करते हैं, वो वोल्टेज मतलब जो सिग्नल और इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच के स्टेबिलिटी को वो मेंटेन करते हैं। मैंने बताया था एम्पलीफायर का क्या काम है, कि वीक इनपुट सिग्नल को स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल में चेंज करना विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब बिना उसका फेज चेंज किए, बिना उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज किए, जो इनपुट सिग्नल का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो सारा हमें आउटपुट पे देखने को मिलता है, विथ एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या, कि बस उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है,
ठीक है। तो फीडबैक का क्या काम है कि इस स्टेबिलिटी को लगातार देखते रहना। अब देखो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, जिस वजह से अब इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। उसके लिए एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं, जैसे फीडबैक हो गया, पावर सप्लाई हो गया, फिर और भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लगातार कंपेयर करते हैं दोनों सिग्नल को, और अगर कोई भी डिस्टॉर्शन आ रहा है उसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो स्टेबिलिटी है, हमारा जो इंटीग्रिटी है सिग्नल का, वो हमें मेंटेन मिले। ओके। तो ओपैम का क्या काम है? जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है ओपैम का, उसमें कोई भी फीडबैक कनेक्टेड नहीं होता है। मतलब सिंपली आउटपुट पे हमें हमारा क्या मिलता है? इनपुट वोल्टेज डिफरेंस विद इंक्रीज्ड गेन के साथ। ओके। लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां पर ओपैम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं, जहां पर पोर्शन ऑफ आउटपुट, अभी मैंने बताया था ना, आउटपुट पे जो फिर हमें मिल रहा है उसको फिर से क्या कनेक्ट किया जाता है, हमारे इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, किसी इन्वर्टिंग या फिर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में। मतलब फीडबैक को क्या कनेक्ट किया जाता है, जो हमें आउटपुट पे जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको फिर से क्या कनेक्ट किया जाता है, हमारे इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। दिस फीडबैक अलाउ, अभी मैंने बताया था इसका क्या काम है, गेन को कंट्रोल करना, मतलब सर्किट के अंदर लीनियरिटी को प्रमोट करना, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना। ओके। अब आता है हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है? ओपैम को रन होने के लिए क्या जरूरी होता है? एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? वी प्लस या वी माइनस। अक्सर जो निगेटिव वोल्टेज हो, निगेटिव फीडबैक वोल्टेज होता है, वो उसको ग्राउंडेड ही रखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था ना, दो टर्मिनल्स होते हैं जिसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग पावर सप्लाई कहते हैं। कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रन होने के लिए, कोई भी डिवाइसेस को रन होने के लिए उनको एक्सटर्नली पावर सप्लाई की जरूरत होती है। जिस यहाँ पर आपको दो देखने को मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव पावर सप्लाई दे रहे हो तो आप उसको VS से कनेक्ट करोगे, अगर आप निगेटिव पावर सप्लाई दे रहे हो तो आप उसको VS माइनस से डिनोट करोगे। अक्सर VS माइनस जो होता है ना, वो क्या होता है? ग्राउंडेड होता है। अब है इसका कॉमन एप्लीकेशन। ओपैम का मैंने बता दिया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वेरियस तरीके से यूज किया जाता है, चाहे वो एम्पलीफायर में हो या फिल्टर में, एसिलेटर में, वोल्टेज रेगुलेटर में, हर जगह इसका यूज होता है। दे ऑल्सो यूज इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं आइडियल वर्सेस रियल ओपैम। ये क्या है? तो एक आइडियल कंडीशन में अगर हम देखें तो ओपैम का क्या होता है? जो इनपुट इम्पीडेंस है हाई होता है। मैंने बताया था ना, एम्पलीफायर आर इन इनपुट रेसिस्टेंस कह लो या फिर इनपुट इम्पीडेंस कह लो, इसका वैल्यू क्या होता है? हाई होता है। और आउटपुट क्या होता है? हमारा जीरो होता है। एक आइडियल एम्पलीफायर का काम होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर भी क्या है? एम्पलीफायर है, तो उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें भी होगा ना। तो आइडियल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ओपैम के पास क्या होता है? इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस और जीरो आउटपुट इम्पीडेंस। इसके साथ साथ हमारा क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका गेन बहुत हाई होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। तो हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया कि जो इनपुट रेसिस्टेंस होगा या इम्पीडेंस होगा वो हाई होगा, आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा? हमारा जीरो होगा, और हमारा गेन क्या होगा? वो हाई होगा, इन्फिनिटी होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। कम से कम 10⁵ से 10⁶ के अक्रॉस होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में अगर आप देखो तो उसमें लिमिटेशन होता है। अब हाई गेन तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है ना। हाई गेन क्योंकि क्या करता है ना, डायरेक्टली फेज जीरो एक्सिस लेवल को छोड़ के वो अबव द ग्राउंड हो जाता है। तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है? एक लेवल शिफ्टिंग स्टेज भी लगाना पड़ता है। तो वहां पर एक क्या है? लिमिटेशन भी है। एंड देयर बिहेवियर में डिविएट फ्रॉम दिस आइडियल कैरेक्टर। अभी मैंने बता, देखो एम्पलीफायर का जब आप मेरा प्लेलिस्ट पढ़ोगे ना, उसमें 3-4 है, शुरू के आगे की वीडियो है 3-4, वो आप बस कवर कर लेना ताकि इसको आप लोग अच्छे से समझ सको। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि एम्पलीफायर जो है ना, वो डिपेंड करता है उसके इनपुट रेसिस्टेंस के, आउटपुट रेसिस्टेंस के और गेन के फैक्टर पे। ठीक है। हमारा एम्पलीफायर कैसा होगा वो उसको कौन डिफाइन करेगा? इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस और उसका गेन। अलग अलग एम्पलीफायर के लिए अलग अलग इनपुट रेसिस्टेंस होता है, उसका आउटपुट अलग होता है, उसका गेन अलग होता है। इसलिए ये मत समझना कि जो भी एम्पलीफायर है उसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई होगा, आउटपुट जीरो होगा, गेन उसका उन दोनों के
वोल्टेज आउट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है। समरी में हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वर्सटाइल कंपोनेंट है जो क्या करता है, जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करता है बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स। इट इज एबिलिटी टू एम्पलीफाई एंड प्रोसेस सिग्नल मेक इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन इलेक्ट्रॉनिक। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये वोल्टेज डिफरेंस का जो सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसका एक तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और इसको काउंटलेस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है जिससे सिग्नल को मैनिपुलेट किया जा सके, सिग्नल प्रोसेसिंग किया जा सके, सिग्नल को कंट्रोल किया जा सके, हर जगह इसका यूज होता है। तो अब हमारा क्या है, पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी मैंने बताया था कि जो ओपैम है हमारा एक तरीके का क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी है। तो अगर आईसी है तो उसके पास क्या होगा, अपना पिन होगा, कुछ पिन होंगे। तो जो ओपैम है ना उसको आइडियली किससे डिफाइन किया जाता है, 741 आईसी, जिसको हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। इसके पास क्या है, 8 पिन है और ये जो 8 पिन है ना ये अपने अपने तरीके से अलग अलग काम करते हैं। तो हम देखते हैं पहला पिन। पहला पिन का क्या काम है, ये जो ऑफसेट वोल्टेज आ रहा है उसको नलीफाई करने का इसका काम है। अब ये ऑफसेट क्या होता है वो नहीं समझ में आया, वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, एम्पलीफायर हो गया। तो क्या होता है ना कि अगर आप इसको एक्सटर्नली पावर सप्लाई से आप जोड़ दो, ठीक है, ये अक्सरली ग्राउंडेड होता है नीचे निगेटिव वाला फीडबैक वोल्टेज। तो अगर आप इसको पावर सप्लाई से जोड़ दो और आप सिग्नल में कुछ भी इनपुट नहीं भेज रहे हो, कुछ भी नहीं भेज रहे हो, तो भी आपको यहाँ पर वी आउट पे कुछ सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हमने सिग्नल भेजा ही नहीं है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, 0 वोल्ट, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सिग्नल तो मिल रहा है। तो वहां पर क्या क्रिएट होता है, ऑफसेट। तो इसी ऑफसेट, इसी एरर को नलीफाई करने का कौन काम करता है, हमारा पिन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद है हमारा इन्वर्टिंग पिन नंबर 2। ये पिन बेसिकली क्या करता है, इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है। यानी अगर आप इस पिन पर कोई वोल्टेज लगाते हैं तो आपका जो ओपैम है उस वोल्टेज को इन्वर्टेड फॉर्म में एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। किस फॉर्म में, इन्वर्टेड फॉर्म में। दूसरा क्या है हमारा, नॉन इन्वर्टिंग। इस पिन, ये पिन का क्या मतलब है, ये जो पिन है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है और अगर इस पिन पर कोई भी वोल्टेज आप लगाते हो तो ओपैम क्या करेगा, उस वोल्टेज को नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पावर। पावर आता है, पावर का क्या काम है, जो मतलब ये क्या करता है, निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर आप चाह रहे हो कि अपने पिन पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना एक्सटर्नली, तो आप उसको कहाँ करोगे, पिन नंबर 4 पे। अक्सर ये बेसिकली क्या होता है ना, ग्राउंडेड होता है। उसके बाद आता है हमारा पिन 5, ऑफसेट। ये अगेन क्या है, हमारा ऑफसेट। तो यहाँ भी क्या होता है कि अगर कोई मतलब वैल्यू आ रहा है, ऑफसेट वैल्यू आ रहा है, उसको नलीफाई करने का कौन काम करेगा, पिन नंबर 5। और अगर हमें देखना है कि हम अपने एरर को कितना मिनिमाइज किए हैं, हमारा आईसी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो डिजायरेबल मिल रहा है कि नहीं, और जो ऑफसेट वैल्यू है वो कितना आया है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है पोटेंशियोमीटर से, जहां पर आप पर्टिकुलरली देखते रहते हो, वोल्टेज को कंपेयर करते रहते हो अपने आउटपुट सिग्नल से, ठीक है, कि कितना आपका ऑफसेट वैल्यू नलीफाई हुआ है। उसके बाद आता है आपका पिन नंबर 6, आउटपुट। ये पिन आपको ओपैम का आउटपुट होता है और यहाँ से हमारा जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो आपको आउटपुट के फॉर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद है पिन नंबर 7, पॉजिटिव, जिसको अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप डुअल पावर सप्लाई भी दे सकते हो, यानी कि पॉजिटिव पावर सप्लाई। और अगर सिंगल पावर सप्लाई के केस में अगर आप देखो तो इसको आप नॉट कनेक्टेड कह सकते हो, मतलब यहाँ पर आपका कोई भी कनेक्शन नहीं। और उसके बाद है आपका पिन नंबर 8। इसका कोई भी इसका मतलब होता है कि नो कनेक्शन, यानी इस पिन पर आप सर्किट में किसी भी कनेक्शन का यूज नहीं करते हो, मतलब इस पिन को आप सर्किट में किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं। आमतौर पे ये पिन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। शायद आगे आने वाले इवोल्यूशन में इसका कुछ यूज हो, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं है, इसको सर्किट में कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, ओके।
अब हमारा 3 स्टेजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें हमारा पहला स्टेज है इनपुट, सेकेंड है इंटरमीडिएट और थर्ड है हमारा आउटपुट। मैंने बताया था कोई भी एम्पलीफायर में 3 स्टेज होते हैं, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है गेन और तीसरा होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, यहाँ से हमारा सिग्नल गया, यहाँ पर एम्पलीफाई हुआ, यहाँ हमें आउटपुट देखने को मिला। तो जो आर्किटेक्चर ऑपरेशनल है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, इनपुट डिफरेंशियल स्टेज, इंटरमीडिएट सिंगल एंडेड, हाई गेन स्टेज। मतलब यहाँ पर जो हमें गेन ऐड होता है वो किस फॉर्म में होता है, हाई गेन के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल एंडेड हाई गेन स्टेज। एंड देन हमारा आता है आउटपुट बफरिंग स्टेज। तो इनपुट डिफरेंशियल स्टेज में क्या होता है, मैंने बताया था कि इनपुट डिफरेंशियल स्टेज जो होता है ये फर्स्ट स्टेज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसमें जो होते हैं आपके 2 ट्रांजिस्टर कह लो, जिसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर हो गया, इसको अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो भी वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है उसको ये क्या करते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। इनपुट स्टेज में क्या होता है कि जो भी इनपुट टर्मिनल में जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है इनपुट सिग्नल के फॉर्म में, उसको एम्पलीफाई कहाँ होता है, इनपुट डिफरेंशियल स्टेज में। पर्पस क्या है, जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है टर्मिनल के बीच में उनको एम्पलीफाई करना और हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करना, मतलब हाई गेन ऐड करना। एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, गेन ही तो ऐड होता है, तो क्या प्रोवाइड करना, हाई गेन प्रोवाइड करना। हाई इनपुट इम्पीडेंस इंश्योर दैट ऑप एम्प डज नॉट ड्रॉ मच करंट फ्रॉम द इनपुट सोर्स। अभी मैंने बताया था कि हाई गेन का मतलब ये होता है कि सोर्स से जो भी सिग्नल्स आ रहा है उसमें कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ है, हमें पूरा का पूरा सिग्नल हमें इनपुट पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से हम लोग इनपुट इम्पीडेंस को हाई करते हैं, जिससे हमने जो भी सोर्स में वोल्टेज प्रोवाइड किया है वो हमें डायरेक्ट हमें अपने इनपुट पे देखने को मिले। अगर आप एम्पलीफायर देखेंगे, प्लेलिस्ट का पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आउटपुट ऑफ द, अब देखो इनपुट डिफरेंशियल स्टेज के बाद हमारा आएगा नेक्स्ट स्टेज। तो जो आउटपुट होगा इस स्टेज का, जो वो अगेन किस में जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट सिग्नल इंडेड हाई गेन स्टेज में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब हमारा जो एम्पलीफाइड जो वोल्टेज डिफरेंस होके हमारा जो आया है वो आएगा किसमें, इनपुट डिफरेंशियल स्टेज से सिंगल इंडेड में। ठीक है, मतलब हाई गेन स्टेज में यहाँ पर क्या होंगे, गेन ऐड होंगे, किस फॉर्म में, हाई गेन के फॉर्म में। दिस स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एम्पलीफाइंग। देखो इनपुट स्टेज में क्या हुआ, जो कुछ ट्रांजिस्टर्स थे, रजिस्टर्स थे, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, ये लोग अपने तौर पे क्या किए, सिग्नल को जो डिफरेंस आया इनपुट सिग्नल का उनको क्या किया, इन्होंने एम्पलीफाई किया, उसको फर्दर इन्होंने किस में भेज दिया, इंटरमीडिएट स्टेज में, जहां पर क्या ऐड हुआ, गेन ऐड किया गया। गेन ऐड किया गया किस फॉर्म में, तो हाई गेन के फॉर्म में। तो जो सिंगल एंडेड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करता है, सर्किट सिंप्लीफाई एज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेज विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट यूजुअली ग्राउंड। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने सिग्नल जो आपका वोल्टेज डिफरेंस आया उसको आपने एम्पलीफिकेशन स्टेज में भेजा। ठीक है, जो एम्पलीफिकेशन स्टेज में जब आता है तो इसमें क्या ऐड होता है, गेन। गेन का मैंने बताया था वैल्यू 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 के बेस में होता है, मतलब हाई गेन ऐड होता है। हाई गेन ऐड होने से क्या हो जाता है ना, फेज क्या हो जाते हैं, मतलब फेज नहीं कह सकते हैं, मतलब जो एक्सिस लेवल पे हमारा फेज है वो क्या हो जाता है, एक्सिस को छोड़ देता है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, मतलब ये हमारा एक्सिस लेवल 0 है तो ये क्या उठ के कहाँ आ गया, 0 से ऊपर हमारा फेज चलने लगा, क्योंकि गेन बहुत ज्यादा ऐड हुआ। गेन ज्यादा ऐड हुआ, अब ये आउटपुट सिग्नल तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगेन इसको किस में भेजा जाता है, लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल, मतलब लेवल इनपुट स्टेज में, जहां पर इसको अगेन क्या किया जाता है, इस सिग्नल को वापस से 0 के एक्सिस पे लाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट सिंगल एंडेड हाई गेन स्टेज कहते हैं। तो जो गेन है वो क्या होता है, टिपिकली हाई होता है, कंट्रीब्यूटिंग ओवरऑल हाई गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जो गेन है यहाँ पर वो काफी हाई होता है, जो क्या करते हैं हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हाई गेन प्रोवाइड करके देते हैं आउटपुट पे। अब आता है हमारा आउटपुट बफरिंग स्टेज। तो आउटपुट क्या होता है हमारा, तो जो इस इंटरमीडिएट स्टेज से जो हाई गेन स्टेज वाला जो सिग्नल आया है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे आउटपुट स्टेज पे।
तो प्राइमरी पर्पस जो होता है आउटपुट बफरिंग स्टेज का वो क्या है कि लो इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करके देना। देखो मैंने बताया था ना कि आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। अगर हम चाहते हैं कि जो हमें आउटपुट सिग्नल देखने को मिला है, जो गेन हमें देखने को मिला है वो हमें एक्सटर्नली अपने आरएल के अक्रॉस दिखे, तो हमें आर आउट का वैल्यू को क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो आउटपुट स्टेज में क्या होता है, जो प्राइमरी पर्पस है आउटपुट बफरिंग स्टेज का वो ये कि हमें लो इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करके देना, जिससे हमारा जो गेन है वो हमें अपने लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट अक्रॉस देखने को मिले। Output buffer ensure that op-amp can deliver the amplified signal to the external circuit while maintaining a stable output voltage। अभी मैंने बताया था आउटपुट सर्किट का क्या काम है कि हमें आउटपुट पे क्या देना, एक स्टेबल वोल्टेज या फिर स्टेबल सिग्नल प्रोवाइड करके देना, जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे इनपुट सिग्नल से मैच करता हो। ओके, this stage often uses additional transmitter of configured as emitter follower or a source follower to achieve low input ampere। देखो अभी मैंने बताया था एम्पलीफायर जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही स्टेजेस होता है, मतलब एक बार एम्पलीफाई हो गया तो हमारा सिग्नल इनपुट से आउटपुट हो गया, ऐसा नहीं होता। हर एक स्टेजेस पे एम्पलीफायर लगे होते हैं जो अपने अपने तरीके से सिग्नल को प्रोसेस करने में मददगार होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। तो आउटपुट स्टेज पे भी हमारा एक एम्पलीफायर लगा होता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारा इमिटर फॉलोअर हो गया या फिर सोर्स फॉलोअर हो गया, सीमोस ऑप-एम्प हो गया या फिर बाइपोलर हो गया। ये सारे क्या करते हैं ना, सिग्नल को, मतलब जो एक्सटर्नली कनेक्टेड है हमारा रेसिस्टेंट, आउटपुट रेसिस्टेंट, इसको लो करने में हेल्प करते हैं। मतलब इनका भी क्या काम है, अपने अपने तरीके से सिग्नल को प्रोसेस करना, एम्पलीफाई करना। ठीक है, तो इस स्टेज पे भी हमारे कुछ ट्रांजिस्टर ऐड होते हैं जो जिसका क्या काम होता है, लो आउटपुट इम्पिडेंस को अचीव करना, मतलब आर आउट के 0 को वैल्यू करना। ठीक है, जिससे हमें अपने बी आउट पे हमारा वैल्यू देखने को मिले। इन समरी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 स्टेजेस है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये लोग क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं और सिग्नल को एम्पलीफाई करने में अपना अपना अहम रोल निभाते हैं। जो इनपुट डिफरेंशियल स्टेजेस है वो क्या करता है, वोल्टेज डिफरेंस का, जो इनपुट टर्मिनल्स के जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करता है। इंटरमीडिएट सिंगल हैंडेड फर्दर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब गेन ऐड करता है। और आउटपुट बफरिंग स्टेजेस ये इंश्योर करता है कि एक्सटर्नली लोड पे जो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है वो क्या हो, 0 के बराबर हो, लो हो, जिससे हमें हमारा गेन हमें आउटपुट पे देखने को मिले। दिस आर्किटेक्चर अलाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू अचीव हाई लेवल ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो अब आप देख रहे हो ना कि कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि अलग अलग तरीके से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको हैंडल किया जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को देखा जा रहा है, साथ ही उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है, जिससे हमें एक बेहतर आउटपुट हमें देखने को मिले। तो इस वजह से ओपैम्प मतलब काफी ज्यादा यूज होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सिंपल क्या है, मैंने बताया था ना कि ओपैम्प के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हमारा इन्वर्टिंग, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग हमारा क्या हो गया, निगेटिव। सॉरी, इन्वर्टिंग हमारा क्या हो गया, निगेटिव, नॉन इन्वर्टिंग हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। अबे यार मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से इसको याद कर लेना। ठीक है, तो जो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है यह एक तरीके का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है और इसका यूज ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट सिग्नल है उसको इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया जाता है और आउटपुट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, आउटपुट टर्मिनल पे। देखो सिंपली हमारा जो सर्किट डायग्राम है, हमारा ओपैम्प क्या है, ऐसा है हमारा ओपैम्प, सिंपल ऐसा ही तो होता है। अब इसको क्या है, हमें क्या देना है, अपने इन्वर्टिंग वाले जो इन्वर्टिंग है हमारा उस पे हमें क्या देना है, अपना इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करके देना है। और हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमें क्या करना है, इस पे कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपली इसको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। ठीक है, ग्राउंड कर देना है। यहाँ से हमारा क्या हुआ, सिग्नल गया। तो जो अगर ये जो सिग्नल जाएगा तो इसके पास अपना खुद का रेसिस्टेंस भी तो होगा। ठीक है, खुद का सोर्स रेसिस्टेंस भी होगा, जिसको हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस से डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या गया, सोर्स वोल्टेज। ओके, यहाँ से हमारा गया सोर्स वोल्टेज, यहाँ पर इसका खुद का रेसिस्टेंस हुआ जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट रेसिस्टेंस। अब इसका हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है ना कि हम लोग एक फीडबैक रेसिस्टर को हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। मींस जो हमारा इनपुट टर्मिनल्स है उसको हम लोग आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं विद किससे, फीडबैक रेसिस्टर के साथ।
और हमारा क्या होता है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उससे हमारा सोर्स वोल्टेज कनेक्ट होता है, और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो आइडियली क्या होता है, हमारा ग्राउंडेड होता है। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जो एम्पलीफायर होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस होता है, इनपुट रेसिस्टेंस, वो काफी हाई होता है। हाई होने की वजह से अगर सिग्नल यहाँ से आया तो यहाँ पर सिग्नल ट्रैवर्स नहीं करेगा। सिग्नल ट्रैवर्स इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो काफी हाई है, काफी हाई है। इस वजह से ये सिग्नल इधर से आएगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से यहाँ चला आएगा, इधर नहीं जाएगा। तो करंट इधर कोई भी फ्लो नहीं हुआ, इस वजह से इधर का जो करंट है I0, I1 का वैल्यू क्या हुआ, 0। यहाँ पर तो हमारा ग्राउंडेड है ही, I2 यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा जब करंट ही फ्लो नहीं हुआ तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इससे हम लोग कह सकते हैं कि इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज ड्रॉप है और इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो दोनों किसके बराबर है, 0 के। सिंपली तो V2 माइनस हमारा क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू हमारा क्या है, V1, है ना। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा नॉन इन्वर्टिंग पे होगा वही वोल्टेज ड्रॉप हमारा इन्वर्टिंग पे होगा। इसको, ये वाले कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना, आगे इसका काम है। ठीक है, तो हम अपना डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई होगा हमारा किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ काफी आसान होता है करंट लॉ, मतलब करंट वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई करेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, करंट के फॉर्म में, और हमारा यहाँ पर करंट यहाँ आएगा। और करंट क्या होता है, पैरेलली अगर जब कनेक्टेड होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट हमारा यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल कंसेप्ट यहाँ पर रेसिस्टेंस हाई है, इस वजह से इधर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर आई का वैल्यू हमारा क्या है, 0 हो जाएगा। इस वजह से करंट यहाँ तक आएगा और फिर ये हमें आउटपुट के तरफ चला जाएगा। तो करंट हमारा आई इन पे जो आया वो किसके थ्रू, RF के थ्रू हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वी आउट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ हम कह सकते हैं कि VIN जो हमने सोर्स अप्लाई किया है माइनस यहाँ पर हमारा क्या है, V1। ठीक है, V1 डिवाइडेड बाय R1, यही तो हमारा करंट है ना। किसके इक्वल हो जाएगा, जितना इंटरनली हमारे पास करंट आ रहा है तो टोटल का सम किसके बराबर होता है, आउटपुट पे जो करंट जा रहा है। करंट लॉ क्या कहता है, टोटल करंट इनपुट पे जो आ रहा है वो किसके बराबर होगा, आउटपुट पे जो करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट में हमारे करंट क्या है, V1 माइनस यहाँ पर हमारा क्या है, वी आउट, यही तो हमारा है वी आउट। वो वी आउट से ही तो हमारा एक्सटर्नली फीडबैक रेसिस्टर कनेक्टेड है, यहीं पर तो हमारा वोल्टेज देखने को मिलेगा, मतलब आउटपुट देखने को मिलेगा। आउटपुट में हमारा क्या है, वी आउट डिवाइडेड बाय RF। V1 का वैल्यू अभी मैंने बताया था, याद रखना, V1 का वैल्यू हमारे का है 0, ये हमारा क्या है 0, ये हो जाएगा हमारा 0। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, VIN बाय R1 इज इक्वल टू माइनस वी आउट बाय RF। हमें क्या, किसका वैल्यू चाहिए, वी आउट का वैल्यू चाहिए, तो वी आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, RF बाय R1 इंटू VIN विथ निगेटिव साइन, यही तो हमारा गेन है। तो आप एक चीज यहाँ नोटिस करने देखोगे कि जो हमने आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिला वो किस फॉर्म में मिला, सिग्नल निगेटिव सिग्नल के फॉर्म में मिला। मतलब हमने इनपुट पे क्या भेजा था, पॉजिटिव सिग्नल भेजा था, बट हमें इनपुट पे वही सिग्नल किस फॉर्म में मिला, निगेटिव में। मतलब हमारा जो सिग्नल का फेज हुआ ना वो डायरेक्ट 180 डिग्री से चेंज हो गया। मतलब हमने जो सिग्नल भेजा ऐसा भेजा और आउटपुट पे हमें कैसा देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब इसका क्या काम है कि जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना, इन्वर्टिंग फॉर्म में आउटपुट पे हमें देना। मतलब उसको, उसके फेज को 180 डिग्री से शिफ्ट करके हमें आउटपुट पे प्रोवाइड करके देना। यही हमारा क्या काम करता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ये भी दिया है इसका फॉर्मूला, वी आउट हमारा क्या है, AB इंटू वी है, और AB का वैल्यू हमारा क्या है, RF बाय R1। ये क्या डिफाइन करता है, हमारा गेन।
तो यही चीजें हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इनपुट सिग्नल हमारा क्या होगा, इनपुट सिग्नल हमारा VIN है जो किसे कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से। इसका मतलब ये है जो सिग्नल जो अप्लाइड किया जा रहा है वो किसको फॉलो कर रहा है, इन्वर्टेड पोलैरिटी को। मतलब जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो किसको फॉलो कर रहा है, इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग प्रोसेस को। मतलब जो हमने पॉजिटिव पे जो पॉजिटिव सिग्नल अगर हमने हमने अप्लाई किया है तो हमें आउटपुट में हमें वही सिग्नल किस में मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। ओके, अब है इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन। जो इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसेस अ इन्वर्टेड वर्जन ऑफ, अभी मैंने बताया था आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, इन्वर्टेड वर्जन मिलेगा हमारे सिग्नल का। जो गेन होगा सर्किट का वो डिफाइन किससे होगा, रेशियो ऑफ टू रेसिस्टर्स। मतलब जो हमने इनपुट पे रेसिस्टर जो दिया है और जो हमने फीडबैक रेसिस्टर जो आउटपुट पे कनेक्ट किया है उस दोनों का रेशियो हमारा क्या बताएगा, गेन बताएगा। एंड द रेसिस्टर कनेक्टेड बिटवीन इन्वर्टिंग इनपुट एंड द ग्राउंड क्या है हमारा, RN, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहा है, R1। ठीक है, तो इससे आइडियली हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF बाय R1, जिसको इनपुट रेसिस्टेंस कहेंगे। इसके बाद है हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अभी मैंने बताया था ना कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि हमारा जो इनपुट रेसिस्टेंस है एम्पलीफायर का वो काफी हाई होता है, तो यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी। इस वजह से यहाँ पर कोई भी करंट फॉलो ही नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पर हमारा कंसेप्ट जो V का होगा वोल्टेज डिफरेंस का वो 0 के बराबर होगा, मतलब V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है इसका कि हमारा जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है उसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, हाई है। ऑन की कंसेप्ट जो इन्वर्टिंग ओपन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड। और बिकॉज ऑफ हाई ओपन गेन ऑफ ओपन, अब देखो हमने बोला था ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है कि गेन किसमें काम करता है, जो सिस्टम होता है वो ओपन लूप गेन में काम करता है। ओपन लूप गेन का मतलब कि हम लोग फीडबैक में कोई भी कनेक्टर कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी फीडबैक कनेक्ट हम लोग नहीं करते हैं, इस वजह से क्या होता है, हमें गेन हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है इन्वर्टिंग इनपुट में वो क्या हो जाएंगे, वर्चुअली जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इन्वर्टिंग पे अपना सिग्नल भेजा है यहाँ पर और नॉन इन्वर्टिंग पे हमारा क्या है, ग्राउंडेड है। तो आइडियली हम कह सकते हैं, और हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकाला था, जो V2 पे जो वोल्टेज होगा वही V1 पे भी होगा। तो वोल्टेज पे हमारा क्या है, V2 पे वोल्टेज क्या है, जीरो है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। तो इस वजह से V1 भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक है, और इसको और ये जो कंसेप्ट है इस वजह से हमारा सर्किट के एनालिसिस करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद इन्वर्टेड आउटपुट, तो जो आउटपुट वोल्टेज है V आउट, वहां पर हमें हमारा इन्वर्टेड वर्जन में इनपुट सिग्नल देखने को मिलता है विथ निगेटिव साइन के साथ, और ये बताता है कि जो हमारा सिग्नल है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ चेंज हो गया है। तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प इज वाइडली, इस वजह से जो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है इसको वाइडली यूज किया जाता है वेरियस एप्लीकेशन में, जैसे आपका सिग्नल इन्वर्जन हो गया, समिंग एम्पलीफायर, एक्टिव फिल्टर, हर जगह इसका यूज होता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वर्सटाइल वे टू एम्पलीफाई एंड प्रोसेस सिग्नल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका बहुत तरीके से यूज होता है, क्योंकि इसका नेचर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को फॉलो करता है। और यहाँ पर भी आपने देखा ना कि हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है, हमने अपने सिग्नल को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर क्या काम आता है हमारा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब है जस्ट इसका अपोजिट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने क्या कनेक्ट किया था, और अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल को सोर्स से कनेक्ट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को सोर्स से कनेक्ट करेंगे इसमें। तो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और आउटपुट पे हमें और आउटपुट कहाँ देखने को मिलता है, हमें आउटपुट टर्मिनल पे, मतलब V आउट पे। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा वो देख लो, वो मैं आप लोगों को जल्दी से इसका भी कैलकुलेशन बता देती हूँ। तो हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हमने देखा कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या होता है कि हम लोग जो इनपुट सोर्स है उसको हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होता है वो क्या होता है, ग्राउंडेड होता है, राइट। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1 और V2। ठीक है, हमने क्या किया, हम अपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि हमारा V2 है उसके अक्रॉस हमने क्या किया, अपना सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया। तो हमारा यहाँ पर V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, VIN। ठीक है,
और मैंने अभी ऊपर आपको बताया था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, वो काफ़ी हाई होता है, इन्फिनिटी होता है। इस वजह से अगर कोई भी करंट आपका आ रहा है, चाहे आपका V2 के थ्रू आ रहा है चाहे V1 के थ्रू आ रहा है, वो इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका इनपुट रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, इस वजह से हमारा करंट जो है वो ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर ट्रैवल नहीं करेगा। इस वजह से हमारा I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और I2 का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब करंट ही फॉलो नहीं हो रहा है तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि V1 माइनस V2 इक्वल टू हमारा क्या है, जीरो है, अकॉर्डिंग टू हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। इस वजह से V1 क्या हो जाएगा, V2 के बराबर। और हम देख रहे हैं कि V2 पे हमने इनपुट सोर्स अप्लाई किया है जो कि V1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि Vi का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, VIN। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। हमारा जो करंट आएगा वो कैसे आएगा, हमारा करंट इधर I1 फॉलो करेगा और यहाँ पर वो इधर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इधर का रेसिस्टेंस बहुत हाई है, तो वो डायरेक्ट किधर मूव कर जाएगा, I2 की तरफ। ठीक है, जहां पर हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज कनेक्टेड है विथ फीडबैक रेसिस्टर के साथ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहेगा कि यहाँ पर क्योंकि हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस यहाँ पर क्या है, V1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1, यहाँ पर कोई भी अलग से कनेक्टर नहीं है और हमारा जो V1 है वो बाहरी कहाँ कनेक्ट है, V आउट से, मतलब आउटपुट टर्मिनल से। तो V1 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, RF। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारा V1 है, V1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, VIN के बराबर, तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, VIN। ठीक है, इनपुट वोल्टेज। तो हमने क्या किया, V1 को हमने रिप्लेस किया VIN से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस VIN को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VIN बाय R1। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस। ठीक है, इधर हमारा क्या है, V आउट बाय RF क्या हो जाएगा। क्या करेंगे, हम इन दोनों में से VIN को कॉमन ले लेंगे। तो VIN अगर हमारा इधर कॉमन आ जाता है तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/RF। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस V आउट बाय RF। ठीक है, अब हमारा यहाँ से भी माइनस माइनस कट गया और हमने क्या किया, अब हम लोग इधर क्या करेंगे, R1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा RF प्लस R1 बाय R1 इंटू RF इज इक्वल टू V आउट बाय RF। ठीक है, यहाँ से RF कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, V आउट की वैल्यू। ठीक है, तो V आउट हमारा क्या हो जाएगा, V इन इंटू RF बाय R1 क्या हो जाएगा, RF बाय R1 प्लस R1 बाय R1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 कट जाएगा। तो वैल्यू जो हमारा V आउट का वो क्या आया, 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VIN। यही तो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, और हमारा जो 1 प्लस RF बाय R1 क्या है, यही हमारा क्या है, गेन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने इनपुट पे जो वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया वो हमें आउटपुट पे देखने को मिला विद इंक्रीज गेन के साथ, और गेन का वैल्यू हमारा क्या आया, 1/RF प्लस R1। ठीक है, तो इनपुट कनेक्शन क्या है, हम लोग इनपुट सिग्नल में, मतलब हम अपने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, VIN कनेक्ट करते हैं अपना इनपुट सोर्स, और जो फीडबैक रेसिस्टर होता है उसको कनेक्ट किया जाता है हमारे आउटपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब हमारा जो आउटपुट टर्मिनल सिग्नल है और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल है, इन दोनों के बीच में कौन कनेक्ट होता है, हमारा RF। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इन दोनों के बीच हमारा कौन कनेक्टेड है, RF। ठीक है, उसके बाद है इनपुट इम्पीडेंस। जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। मैंने ऑलरेडी सारी चीजें ऊपर डिस्कस की है, जिस वजह से जो लोड पे आता है वो हमारा मतलब लोड पे जो हमें वैल्यू देखने को मिलता है वो हमें क्या मिलता है, जो हमने वोल्टेज डिफरेंस इनपुट सिग्नल में अप्लाई किया था वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अपने आउटपुट सिग्नल में विद इंक्रीज गेन के साथ।
गेन का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा गेन का फॉर्मूला था 1/RF+RN। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप क्या करो कि अगर आप RF का वैल्यू को जीरो कर दो, RF का वैल्यू को जीरो कर दो और R1 के वैल्यू को इन्फिनिटी कर दो, जैसे हम यहाँ डायग्राम में समझते हैं। अगर हमारा RF का वैल्यू जीरो हो जाता है और R1 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो R1 का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। सर्किट जब कट जाएगा तो हमारा जो आइडियल सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और क्योंकि हमने R2 को जीरो किया है तो यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ठीक है। हमारा जो इधर से जो सिग्नल आएगा, क्योंकि इधर से हमारा सिग्नल कट गया, क्योंकि इधर इन्फिनिटी है, इधर सिग्नल कट गया, सिग्नल कट गया, और हमने क्या किया है, अपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने VIN को भेजा है, मतलब अपना इनपुट वोल्टेज भेजा है। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, VIN, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है और कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, V आउट के पास। तो हमारा क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गेन का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। गेन कुछ नहीं रहा, गेन हमारा किसको फॉलो कर रहा है, यूनिटी को फॉलो कर रहा है। तो V आउट किसके बराबर हो गया, हमारे इनपुट वोल्टेज के बराबर, मतलब जितना हमने इनपुट सिग्नल भेजा वो हमें उतना ही V आउट में देखने को मिला, विथ गेन किसका, यूनिटी के साथ। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा गेन क्या हो गया है, 1 हो गया है। कैसे, तो 1/RF/R1 में अगर आप फॉर्मूला दो तो RF को हमने क्या किया है, RF को हमने जीरो किया है, जीरो बाय इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, हमारा V आउट इज इक्वल टू 1 इंटू VIN विथ गेन यूनिटी फॉलो, इसको हम लोग यूनिटी फॉलोअर एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। जो किसको फॉलो कर रहा है, हमें इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के वैल्यू को फॉलो कर रहा है, मतलब हमने जितना सिग्नल भेजा है वो उतना हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, हमें आउटपुट पे, ठीक है। तो वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, अभी मैंने समझा दिया कि ये किसको फॉलो करता है, यूनिटी फॉलोअर को फॉलो करता है। कि अगर हमने क्या किया, RF को इन्फिनिटी, RF को जीरो कर दिया और R इन को इन्फिनिटी कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, V आउट इज इक्वल टू A इंटू VIN, जिसमें A का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो जो की एडवांटेज है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो ये है कि जो वोल्टेज होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है हमारे इनपुट सिग्नल पे, मतलब V आउट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारे VIN। वोल्टेज फॉलोअर, अब क्या है वोल्टेज फॉलोअर, क्या है, अभी मैंने बता दिया था ना कि ए का वैल्यू, गेन का वैल्यू क्या आ जाता है, 1। अगर हम लोग RF का बहुत वैल्यू जो है बहुत लार्ज कर देते हैं कंपेयर टू IN, मतलब RN का वैल्यू को कर दो आप उल्टा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, RN होगा, यहाँ पर यहाँ होगा RN का वैल्यू को आपको क्या करना है, बहुत लार्ज कर देना है RF के। तो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो क्या बन जाएगा, वोल्टेज फॉलोअर। और इस केस में आप देखोगे जो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, इनपुट वोल्टेज के, मतलब डायरेक्टली नहीं, मतलब क्लोजली इक्वल किसके हो जाता है, इनपुट वोल्टेज के। और हमें क्या प्रोवाइड करके देता है, यूनिटी गेन, ठीक है। अब क्या हमारा एप्लीकेशन, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉमनली यूज्ड व्हेन अ सिग्नल नीड्स टू बी एम्पलीफाइड विद अ पॉजिटिव गेन। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सिग्नल को पॉजिटिव गेन के साथ एम्पलीफाई करें तो हमें वहां पर क्या यूज में आता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दे आर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन जहां पर हाई इनपुट इम्पीडेंस रिक्वायर्ड है और साथ ही सिग्नल बफरिंग इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऐसे जगह पर ज्यादा यूज होते हैं जहां पर हाई इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो इन समरी में हम कह सकते हैं जो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या है, वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, और कॉमनली ये ऐसे सर्किट में यूज किए जाते हैं जहाँ पर सिग्नल को पॉजिटिव गेन के साथ एम्पलीफाई करने की जरूरत होती है। इट ऑफर सच अ हाई इनपुट एम्पीडेंस एंड अ वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन व्हेन नीडेड। अभी मैंने बताया था ना कि अगर आप RF का वैल्यू और RN का वैल्यू को आप चेंज कर दो, मतलब RN को इन्फिनिटी कर दो, RF को जीरो कर दो, तो कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी क्या हो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। और ये किसको फॉलो करेगा, यूनिटी फॉलोअर करेगा, या तो फिर इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज फॉलोअर। तो ऐसे जगह पर भी हमारा क्या यूज में आता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो या कुछ नहीं समझ आया हो या कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछना। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपन सर्किट ओप एम्प। तो
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से आप लोगों को समझ आया हो, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में बने रहना। मैं जब बहुत जल्द इसकी सारे प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। ये तो एक ये कह लो ना, ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने कोशिश किया आप लोगों को चीजें समझाने की ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।